राजेंद्र शिपा फ्रॉम प्रज्ञा अकेडमी गंगापुर सिटी। कैसे हैं आप? अच्छे हैं। चलिए, कल हम पढ़ रहे थे अनुभार। क्लियर? तो वहां तक क्लियर है आपका। आज हम पढ़ेंगे ग्राम अनुभार और ग्राम अणु, और उसके बारे में ढंग से पढ़ना, क्योंकि अब ये आपके पूरे चैप्टर में काम आएगा जब तक आप मोल पढ़ेंगे। और ये पूरा बेसिक है, ढंग से पढ़िएगा आप। ओके? और जो चीज समझ में नहीं आए वो आप मुझे बताएं। मेरा व्हाट्सएप नंबर ले लें 9950416952। क्या नंबर है मेरा? 9950416952। ओके? अब अपन यहाँ पे बात करें, कल अपन पढ़ रहे थे अनुभार। तो अनुभार में अपन ने 3 तरह के अनुभार पढ़ लिए थे। पहला तो पढ़ा था आपेक्षिक अनुभार, दूसरा पढ़ा अपन ने किसी एक अणु का वास्तविक अनुभार, और तीसरा अपन ने पढ़ा वहां पर मिश्रण का औसत अनुभार। क्लियर? और हमने इनके क्वेश्चंस भी देखे। आज हम एक नए टाइप का क्वेश्चन करेंगे। मान लो वो कहते कि किसी यौगिक के एक अणु में ये तत्व का इतना परमाणु उपस्थित है या तत्व का परमाणु उपस्थित है और ये इतना प्रतिशत है, तो बताइए उस यौगिक का न्यूनतम अनुभार कितना होगा। तो इतना सा बात है। तो यहां पर हम उसे कैसे निकालेंगे वो देखिए। क्वेश्चन कहा उसने कि किसी यौगिक में Fe का या Fe परमाणु उपस्थित है तथा Fe का भार उस यौगिक के भार का 0.2% है, तो यौगिक का न्यूनतम, क्या कहा मैंने? यौगिक का न्यूनतम अनुभार क्या होगा? क्या पूछा उसने? न्यूनतम अनुभार क्या होगा। अब उसने यहाँ पर ये नहीं कहा कितने Fe के परमाणु उपस्थित है। वो कह रहा है कि एक यौगिक में Fe परमाणु उपस्थित है। क्लियर? यौगिक में एक तत्व जो है वो Fe है और Fe का भार उस यौगिक के भार का 0.2% है, तो उस यौगिक का न्यूनतम अनुभार क्या होगा। तो जब ऐसा क्वेश्चन आए तो आप जानते जब Fe परमाणु उपस्थित है तो न्यूनतम कितने परमाणु उपस्थित हो सकते हैं? मिनिमम एक तो होगा ना भाई, क्योंकि परमाणु एक से कम तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि परमाणु को अपन विभाजित नहीं कर सकते ना भाई। तो परमाणु आधा, पौना, 1/4 तो हो ही नहीं सकता, और नहीं हो सकता तो वहां उस यौगिक में मिनिमम एक परमाणु होगा। क्लियर? अब यहाँ पे आपको दे दे कि सर Fe का परमाणु भार, Fe का परमाणु भार जो है वो 56 है, AMU है। ओके? तो यहाँ पे आपको दे दिया कि भाई किसी यौगिक में Fe परमाणु उपस्थित है तो उसका भार इतना % है, तो उसका न्यूनतम अनुभार कितना होगा। तो जब ऐसा क्वेश्चन आए कि Fe परमाणु उपस्थित है तो कितने उपस्थित होंगे, तो जब उसने संख्या नहीं दे रखी हो आपको कि कितने उपस्थित है, तो मिनिमम एक उपस्थित तो होता ही है। क्लियर? तो Fe का भार कितना है? 0.2 है। तो उस अणु में एक परमाणु है, उसका भार कितना है? 0.2% है। तो यौगिक का अनुभार कितना होगा? इसका 100% होगा। कितना होगा इसका? 100%। क्लियर? तो 0.2% का भार कितना है? 56 AMU है। क्लियर? तो चूंकि यहाँ सॉल्यूशन क्या आएगा? चूंकि यौगिक का 0.2% भार जो होता है वो होता है 56 AMU। कितना होता है? 56 AMU। क्लियर है? तो 0.2% में Fe का एक परमाणु है और Fe के एक परमाणु का भार कितना है? 56 AMU। तो हमें कितना निकालना है? 100% निकालना है। तो 100% निकालने के लिए पहले 1% निकालेंगे, इसलिए यौगिक का 1% भार जो होगा वो 56/0.2 AMU होगा। कितना होगा भाई? 56/0.2 AMU होगा। इसलिए यौगिक का कितना % निकालना है? 100% भार जो होगा वो कितना होगा?
56/0.2 गुना 100 AMU। तो पॉइंट से पॉइंट हटाया तो 1000 हो गया, 2 से काटा 28 बार गया, 28 को 1000 से गुना किया तो ये हो गया 28,000 AMU इसका अनुभार होगा। क्लियर? ये है न्यूनतम अनुभार को ज्ञात करने का तरीका। भाई जब उसने परमाणुओं की संख्या नहीं दे रखी हो, उसने परमाणुओं की संख्या नहीं दे रखी हो तो हमें वहां पर एक परमाणु मानना होता है। क्लियर? और एक परमाणु मान के तो जो एक परमाणु का भार है वो तो ये प्रतिशत है, तो ये प्रतिशत बराबर उसका परमाणु भार कर दो और फिर उसका 100% निकाल लो, यौगिक का अनुभार आ जाएगा। क्लियर? और देखिए आप जैसे आपसे ने कह दिया कि एक यौगिक में सल्फर परमाणु उपस्थित है तथा सल्फर का भार जो है उस यौगिक के भार का, सल्फर का भार जो है वो उस यौगिक के भार का 2.5% है, तो यौगिक का न्यूनतम अनुभार क्या होगा? यहाँ पे आपको कह दे कि सल्फर का परमाणु भार जो होता है वो कितना होता है? वो 32 होता है AMU। क्लियर? तो यहाँ पे हमें ये नहीं दिया कितने परमाणु है सल्फर के, तो हमने कितना मान लिया? न्यूनतम 1 मान लिया। क्लियर? तो एक परमाणु का भार कितना है? 32 AMU है, और 32 AMU बराबर कितना परसेंट है? 2.5% है। क्लियर? तो यहाँ पे क्या आएगा कि यौगिक के 2.5% का भार कितना होगा? 32 AMU हो गया। अब हमें कितने का निकालना है? 100% का निकालना है, तो पहले अपन 1 का निकालेंगे, इसलिए यौगिक के 1% का भार जो आएगा वो कितना आएगा? 32/2.5 AMU आएगा। इसलिए यौगिक के कितना 100% का भार कितना आएगा? 32/2.5 गुना 100। क्लियर? तो पॉइंट हटाया, 1000 हो गया, 25 से 25 चौगु 100 40 बार गया, और 40 से गुना किया तो 0, 4 दुआ 8 और 4 तिया 12, 1280 U। कितना आएगा? 1280 U आएगा। ये तरीका है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। कोई प्रॉब्लम है तो आप बताइए। जब उसने दे रखा है कि भाई इस यौगिक में इतना परमाणु, इस तत्व का परमाणु उपस्थित है और उस तत्व का जो भार है वो इतना परसेंट है उस यौगिक का, तो बताइए कि उसमें सल्फर जो उस यौगिक का न्यूनतम अनुभार है वो कितना होगा। सल्फर का परमाणु भार दे रखा आपको 32 होता है। जब न्यूनतम एक ही परमाणु मान लेना और उसका 100% भार निकालना है। कोई दिक्कत है तो आप बताइए। क्लियर? चलिए देखिएगा अगला क्वेश्चन किस तरह का आता है। अगला क्वेश्चन इस तरह का आता है कि भाई एक यौगिक है और उस यौगिक में का अनुभार जो है वो 36,000 U है। क्लियर? और जिसमें आयरन जो है वो 0.62% है। तो ये कह रहा है कि यौगिक के एक अणु में कितने आयरन परमाणु होंगे। तो पहले तो इस यौगिक के अणुभार का हिस्सा है आयरन 0.62%, तो हम आयरन का भार निकालने कितना होगा, फिर हमें आयरन परमाणु संख्या निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ पे आएगा सॉल्यूशन के यौगिक में उपस्थित या यौगिक में उपस्थित Fe का भार। तो Fe का भार कितना आएगा? 36,000 है, तो 36,000 का 0.62% होगा। क्लियर? तो परसेंट कैसे निकलेगा? बट्टे 100, 2 0 से 2 0 काट दी, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 0, 12, 1, 6 और 1 7, और यहाँ पे हो गया 0, 36, 3 और 18 और 3 21, 0, 2, 13 और 3 1 और 2 और 2। क्लियर?
कितना आ गया 223.20 AMU आ गया। इतना भार उपस्थित है आयरन का। ओके, अब आयरन परमाणुओं की संख्या निकालनी है आपको, कितनी होगी? तो एक आयरन परमाणु का भार होता है 56 AMU और 56 U, 56 होता है ना परमाणु भार। तो यहाँ पे Fe परमाणुओं की संख्या क्या आएगी? Fe परमाणुओं की संख्या, तो यहाँ पे क्या है, Fe का भार कितना है 223.20 बट्टे Fe का परमाणु भार 56, तो ये लगभग जाएगा कितनी बार? 4 बार। तो यहाँ पर एक अणु में 4 परमाणु उपस्थित होंगे। कितने परमाणु उपस्थित होंगे? एक अणु में 4 परमाणु उपस्थित होंगे। कोई कंफ्यूजन? ये है दूसरे टाइप का क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पहले जो परसेंटेज दे रखी है उस परसेंटेज को निकाल लेंगे यहाँ पर। तो ये Fe का भार आ जाएगा, और जो भार आ रहा है तत्व का, उसमें तत्व के परमाणु भार का भाग दे दो, परमाणुओं की संख्या आ जाएगी। क्लियर? चलिए अब देखें अपन यहाँ पर अगला टॉपिक क्या आता है। अगला टॉपिक आता है ग्राम अणुभार या ग्राम अणु। क्या कहा मैंने? ग्राम अणुभार या ग्राम अणु। क्लियर? तो क्या होता है ग्राम अणुभार या ग्राम अणु, वो देखिएगा। क्लियर? तो यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं ग्राम अणुभार या ग्राम अणु। ये उसी तरह ही है जिस तरह से आपने मोल में पढ़ा था। क्लियर? आपने वहां परमाणु भार में पढ़ा था कि ग्राम परमाणु भार, तो आपने कहा था कि जब किसी तत्व के परमाणु भार को ग्राम में प्रदर्शित किया जाता है तो इसे ग्राम परमाणु भार कहते हैं। क्या कहा मैंने? जब किसी तत्व के परमाणु भार को ग्राम में व्यक्त किया जाता है तो उसे ग्राम परमाणु भार कहते हैं। ऐसे ही यदि जब मैं किसी पदार्थ के अणुभार को ग्राम में प्रदर्शित कर दूं तो उसे ग्राम अणुभार कहूंगा, और वही ग्राम अणु कहलाता है, और इसे आगे हम मोल भी कहेंगे। तो किसी पदार्थ का ग्राम अणुभार क्या है? जब किसी पदार्थ के अणुभार को ग्राम में व्यक्त किया जाता है तो उसे हम कहते हैं ग्राम अणुभार। क्या कहते हैं उसे? ग्राम अणुभार कहते हैं। क्लियर? क्या कहते हैं उसको? ग्राम अणुभार कहते हैं, और उसे हम ग्राम अणु कहते हैं। तो हमने क्या कहा, जब किसी पदार्थ के अणुभार को, किसको? अणुभार को ग्राम में प्रदर्शित किया जाता है तो इसे ग्राम अणुभार कहते हैं। इसे ग्राम अणुभार या क्या नाम आएगा इसका? ग्राम अणु कहते हैं। तो ग्राम अणुभार या ग्राम अणु क्या होता है? जब किसी पदार्थ के अणुभार को ग्राम में व्यक्त करते हैं तो उसे कहते हैं हम ग्राम अणुभार। क्या कहते हैं उसे? ग्राम अणुभार कहते हैं। जैसे यहाँ पे हमने मान लिया H2 है, तो इसका अणुभार कितना है? इसका अणुभार होता है हाइड्रोजन का 2.016 AMU या U। तो यहाँ जो इसका आएगा क्या ग्राम अणुभार आएगा, वो कितना आएगा? ग्राम अणुभार आएगा 2.016। अब इस U के स्थान पर लगा दो ग्राम। ओके, क्या लग दिया मैंने? U के स्थान पर ग्राम लगा दिया। जैसे आपने यहाँ O2 ले लिया, O2 का अणुभार होता है 32U, तो ये कितना है कहलाएगा? 32 ग्राम। आपने यहाँ पे NH3 ले लिया, NH3 का अणुभार होता है 17U, तो ये कहलाएगा यहाँ पर 17 ग्राम। आपने यहाँ पे CH4 ले लिया, कितना अणुभार है CH4 का? 16, तो ये हो गया 16U, और 16U मतलब ग्राम अणुभार कितना होगा? 16 ग्राम। आपने यहाँ पे SO2 ले लिया,
SO2 का अनुभार कितना हो गया, 64 U होता है, तो 64 U हो गया, तो ये हो जाएगा 64 ग्राम हो जाएगा इसका ग्राम अनुभार। आपने यहाँ पे SO3 ले लिया, तो SO3 का अनुभार होता है 80 AMU या U, और ये हो जाएगा ग्राम अनुभार कितना कहलाएगा, 80 ग्राम। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, जब किसी पदार्थ के अनुभार को ग्राम में व्यक्त किया जाता है तो उसे हम कहते हैं ग्राम अनुभार। क्लियर? जैसे मान लो कि किसी पदार्थ का अनुभार जो है वो m है, अनुभार क्या है, m है। अब जब ये अनुभार सिंपल है तो जब तो ये AMU में है, क्लियर? तो इसका जो ग्राम अनुभार होगा वो ग्राम अनुभार होगा m ग्राम। क्लियर? तो ग्राम अनुभार निकालने में कोई दिक्कत है क्या? कुछ नहीं करना, जो अनुभार आ रहा है उसके पीछे ग्राम लगा दो। क्या कहा मैंने? जो अनुभार आ रहा है उसके पीछे ग्राम लगा दो। क्लियर? क्या कहा मैंने? जो अनुभार आ रहा है उसके पीछे ग्राम लगा दो, वो कहलाएगा ग्राम अनुभार। क्लियर? ये है ग्राम अनुभार। क्लियर? जैसे आपसे कहा कि भाई किसी तत्व का अनुभार x है तो ग्राम अनुभार कितना होगा, x ग्राम होगा। किसी तत्व का, किसी पदार्थ का अनुभार जो है वो कितना है, 69 है, तो ग्राम अनुभार कितना होगा, 69 ग्राम होगा। क्लियर? ये है अनुभार और ग्राम अनुभार, और इसे ही हम कहते हैं ग्राम अणु। अब यहाँ पे अपन पढ़ते हैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये तो क्लियर है ग्राम अनुभार। तो जब अनुभार को अपन ने ग्राम में व्यक्त कर दिया तो उसे कहेंगे अपन ग्राम अनुभार। क्या कहेंगे अपन उसे? ग्राम अनुभार कहेंगे। क्लियर? तो वो कहलाएगा आपके ग्राम अनुभार। अब हम बात करते हैं कि किसी पदार्थ के ग्राम अनुभार और अणुओं की संख्या में क्या अंतर होता है। तो जैसे आपने वहां पर ग्राम परमाणु भार लिया था, तो आपने क्या बोला था पिछले लेक्चर में, ग्राम परमाणु भार? तो आपने कहा था कि सभी तत्वों के ग्राम परमाणु भारों में परमाणुओं की संख्या समान होती है। क्या कहा मैंने? सभी तत्वों के ग्राम परमाणु भारों में परमाणुओं की संख्या समान होती है। और कितनी होती है? 6.023 गुना 10 की घात 23, मतलब 23 होती है। तो आपने ये कह दिया ऑलरेडी कि तत्व कोई सा भी हो, यदि मैंने वहां पे ग्राम परमाणु भार लिया है तो उसमें परमाणुओं की संख्या समान होगी। ऐसे अब पदार्थ कोई सा भी हो, यदि मैंने उसका ग्राम अणु भार लिया है, क्या लिया है मैंने? उसका ग्राम अणु भार लिया है, तो उसमें अणुओं की संख्या क्या होगी? समान होगी। क्या होगी? उसमें अणुओं की संख्या समान होगी, और वो कितनी होगी? 6.023 इंटू 10⁻23 होगी। तो मैं यहाँ पे एक नोट लगा के लिख दूं। नोट क्या है? नोट आता है कि सभी पदार्थों के ग्राम अनुभार में अणुओं की संख्या, क्या कहा मैंने? अणुओं की संख्या समान कितनी? 6.023 इंटू 10⁻23 होती है। क्लियर? फिक्स है, कोई दिक्कत? तो पदार्थ कोई सा भी हो, यदि मैंने उसका ग्राम अनुभार ले लिया तो उसमें अणुओं की संख्या जो आएगी वो समान आएगी। कितनी? 6.023 इंटू 10⁻23 आएगी। क्लियर? एक मिनट, तो अपन यहाँ देखें कैसे आएगी, तो वो देखें। जैसे आपने यहाँ पे ले लिया H2, तो इसका ग्राम अणुभार कितना होता है? ग्राम अणुभार है इसका कितना? 2.016 ग्राम। अपन ने यहाँ ले लिया O2, तो इसका ग्राम अणुभार कितना है? 32 ग्राम। आपने यहाँ ले लिया SO2, तो इसका ग्राम अणुभार कितना है? 64 ग्राम। आपने यहाँ पे SO3 ले लिया तो इसका ग्राम अणुभार कितना है? 80 ग्राम। आपने यहाँ पर मान लो N2O5 ले लिया, N25 कितना होता है? 108, 14 2 28 और 80 108 ग्राम। तो ये इनके ग्राम अणुभार है।
तो यहाँ पर जो अणुओं की संख्या आएगी, अणुओं की संख्या जो आएगी वो सभी में समान होगी, क्योंकि हमने क्या कहा कि सभी पदार्थों के ग्राम अणु भारों में अणुओं की संख्या समान होती है। कितनी? 6.023 इंटू 10 टू पावर 23। जैसे हाइड्रोजन का ग्राम अनुभार 2.016 है ग्राम, तो हाइड्रोजन के 2.016 ग्राम में कितने अणु होंगे? 6.023 गुना 10 की घात 23 अणु होंगे। ऐसे ही ऑक्सीजन के 32 ग्राम में भी इतने अणु होंगे। कितने? 6.023 गुना 10 की घात 23। और ऐसे ही SO2 के 64 ग्राम में होंगे कितने? 6.023 गुना 10 की घात 23। और ऐसे ही SO3 के 80 ग्राम में होंगे कितने? 6.023 इंटू 10 टू पावर 23। और ऐसे ही N2O5 के 108 ग्राम में होंगे कितने? 6.023 इंटू 10 टू पावर 23। तो बेटा जियो सिंपल सी चीज है। क्या चीज है सिंपल सी? कि पदार्थ कोई सा भी हो, सभी पदार्थों के ग्राम अणुभार में अणुओं की संख्या समान होती है। जैसे आपने मान लिया कोई पदार्थ है X और उस X का ग्राम अणुभार है M ग्राम। कितना है भाई? M ग्राम। तो यहाँ पर उसके M ग्राम में भी अणुओं की संख्या फिक्स है। कितनी होगी? 6.023 इंटू 10 टू पावर 23। जैसे आपने ले लिया यहाँ पर मिथेन ले लिया CH4, तो CH4 का ग्राम अणुभार कितना था? 12×4 = 16 ग्राम होता है। तो CH4 के 16 ग्राम में कितने अणु होंगे? 6.023 इंटू 10 टू पावर 23। तो ये फिक्स है। अणुओं की संख्या क्या आएगी? समान आएगी। कोई दिक्कत है तो आप बताइए। क्लियर? चलिए, अब तक हमने पढ़ा कि पदार्थ कोई सा भी हो, उसके ग्राम अणुभार में अणुओं की संख्या समान होती है। अब मान लो पदार्थ गैस हो तो उसका आयतन कितना होगा? तो उसके लिए हमें ताप और दाब मानना पड़ता है। तो दो ताप मानते हैं अपन, NTP। NTP को कहते हैं सामान्य, क्या कहते हैं इसको? सामान्य ताप व दाब। तो सामान्य ताप दाब का मतलब होता है सा ता दा। क्लियर? इसका मान कितना होता है? एनटीपी का मान होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर और 1 atm प्रेशर। टेम्परेचर को हमेशा हमें केल्विन में लिखना होता है। तो जब केल्विन में लिखते हैं तो जो भी T केल्विन बनाना है अपन को, तो T डिग्री सेंटीग्रेड जो होता है टेम्परेचर, उस T डिग्री सेंटीग्रेड में 273 जोड़ते हैं। जनरली जोड़ते तो 273.15 है, लेकिन न्यूमेरिकल ढंग से सॉल्व हो जाए उसके लिए हम 273 जोड़ते हैं। तो 0 डिग्री में 273 जोड़ेंगे 270 ही आएगा। तो यहाँ पे ये होता है 273 केल्विन और 1 atm। इसे कहते हैं NTP, सामान्य ताप दाब। एक और आता है STP। STP का मतलब होता है मानक ताप दाब। क्या होता है STP का मतलब? मानक ताप दाब। इसका मतलब क्या होता है? 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप है और 1 atm प्रेशर है। तो इस 25 डिग्री को हमें किस में बदलना है? केल्विन में बदलना है। तो कितना आएगा ये? 298 केल्विन आएगा। कितना आएगा? 298 केल्विन आएगा। क्लियर? कोई प्रॉब्लम है तो आप बताइए। तो ये आएगा 298 केल्विन। कोई दिक्कत है? तो चलिए, अब यहाँ पे जो केमिस्ट्री है अपन के, केमिस्ट्री में अपन को NTP और STP दोनों शब्दों को एक ही मानना है। ये तो फिजिक्स में हो गया। अब केमिस्ट्री में हमें इन दोनों को सेम मानना है। तो जहाँ पर NTP आएगा उसका मतलब भी 273.15 मतलब 273 केल्विन ताप और 1 atm दाब होता है। और STP आएगा उसका मतलब भी इतना ही होता है, 273 केल्विन ताप और 1 atm दाब। लेकिन जब फिजिक्स में जाएंगे तो STP में ये 298 हो जाएगा। क्लियर? अब अपन यहाँ बात करें आगे की कि आयतन क्या होता है। तो आयतन, अपन यहाँ गैस की बात करेंगे तो अपन यहाँ नोट लगा के लिखते हैं कि आयतन क्या होगा। तो नोट क्या कहता है? नोट कहता है कि NTP पर, किस पर? NTP पर सभी गैसों के ग्राम अणु भार, और इसे हम कहते हैं ग्राम अणु
ग्राम अणुभार ब्रैकेट में कहा आपने ग्राम अणु का आयतन समान होता है, क्या होता है, समान होता है, कितना, 22.4 लीटर होता है। तो एनटीपी पर कोई भी गैस ले लो, उस गैस का जो ग्राम अणुभार होगा उसका आयतन फिक्स है, कितना, 22.4 लीटर। कितना होगा भाई, 22.4 लीटर। कोई कन्फ्यूजन? तो यहाँ पे आप देखिएगा, जैसे आपने यहाँ पे ले ली गैस, यहाँ पे गैस ले ली आपने, हाइड्रोजन गैस ले ली, क्या ले ली भाई, हाइड्रोजन गैस ले ली। तो हाइड्रोजन गैस का ग्राम अणुभार कितना होगा भाई, ग्राम अणुभार जो होगा वो 2.016 ग्राम होगा। इसका मतलब क्या है कि हाइड्रोजन के 2.016 ग्राम का जो आयतन होगा, एनटीपी पर जो आयतन होगा वो आयतन फिक्स है, कितना होगा, 22.4 लीटर होगा। तो ये भार में और आयतन में संबंध आ गया ना भाई, कि कितने ग्राम का, तो जो भी अणुभार उस पर ग्राम लगा तो उसका आयतन फिक्स है 22.4 लीटर होगा। जैसे आपने कहा O2 गैस, O2 का अणुभार होता है 32, तो उसका ग्राम अणुभार हो गया 32 ग्राम। तो 32 ग्राम का जो आयतन होगा एनटीपी पर वो 22.4 लीटर होगा। कितना होगा भाई, 22.4। आपने यहाँ पे लिया CH4 गैस, CH4 जो है उसका अणुभार कितना है, 16, तो इसका ग्राम अणुभार कितना हो गया, 16 ग्राम। तो 16 ग्राम का एनटीपी पर आयतन कितना होगा, 22.4 लीटर होगा। क्लियर? आपने यहाँ पे ले लिया, मान लो NH3 ले लिया, NH3 कितने थे, 14 3 17, तो NH3 के 17 ग्राम का एनटीपी पर आयतन जो होगा वो 22.4 लीटर होगा। क्लियर? आपने यहाँ पे SO2 ले लिया, SO2 का भार कितना हो गया, अणुभार 64 हो गया। तो SO2 के 64 ग्राम का एनटीपी पर आयतन कितना हो गया, 22.4 लीटर हो गया। तो सर कहने का मतलब क्या है, मेरा कहने का मतलब है कि गैस कोई सी भी हो, यदि मैंने उसका ग्राम अणुभार ले लिया तो उसका एनटीपी पर आयतन फिक्स होता है 22.4 लीटर। कितना होता है, 22.4 लीटर। मान लो कोई गैस है X और इस X का अणुभार है MAMU है, तो उसका ग्राम अणुभार कितना हो गया, ग्राम अणुभार हो गया m ग्राम। इसका मतलब m ग्राम गैस का आयतन कितना होगा, 22.4 लीटर होगा। तो क्या समझे आप ये समझे कि सर किसी भी पदार्थ के अणुभार के पीछे ग्राम लगा दें तो उसे कहते हैं ग्राम। जब किसी पदार्थ के अणुभार को ग्राम में व्यक्त कर दे तो उसे कहते हैं ग्राम अणुभार। जैसे मान लो आपने कह दिया कि भाई एक पदार्थ, और ये पदार्थ में अभी तो गैस ले लूं ताकि आयतन भी ले लेंगे, का अणुभार जो है, अणुभार MAMU है। क्लियर? तो इसका जो ग्राम अणुभार होगा, ग्राम अणुभार होगा वो m ग्राम होगा। क्लियर? और जब m ग्राम होगा इसका ग्राम अणुभार, तो इसमें अणुओं की संख्या कितनी होगी, फिक्स है 6.023 इंटू 10⁻23। और यदि ये गैस है पदार्थ तो इसका एनटीपी पर आयतन कितना होगा, एनटीपी पर 22.4 लीटर आयतन होगा। तो ग्राम अणुभार में कितने अणु होते हैं, 6.023 10⁻23, और कितना आयतन होता है उसका एनटीपी पर, 22.4 लीटर। ये ध्यान रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है बस। तो न्यूमेरिकल में यही काम आएगी। क्लियर?